बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइडिंग चैप्टर नंबर 44 की पार्ट 3 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एक्सेलरेटिव फोर्सेस ऑन द बॉडी। वो बता ये रहे हैं कि देखो, जब एक इंसान एक प्लेन में होता है और वो अपनी फ्लाइट स्टार्ट करता है तो उस वक्त एक एक्सेलरेशन होती है। इसी तरह जब प्लेन रुक रहा होता है तो उस वक्त एक डिसेलरेशन होती है, या जब प्लेन टर्न कर रहा होता है तो एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होती है। अब इन सारी चीज़ों का इंसान की बॉडी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा होता है उसको हम इंशाल्लाह स्टडी करने लगे हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले फिजिक्स की थोड़ी बेसिक सी बातें उन्होंने बताई हुई है कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेटिव फोर्सेस का फॉर्मूला दिया हुआ है कि F = mv² ओवर r, इसमें m मास ऑफ द बॉडी होता है, v² वेलोसिटी होती है और r रेडियस होता है उस सर्कल का रेडियस जिसमें आपका एयरप्लेन घूम रहा है या टर्न कर रहा है। ठीक हो गया। तो जितना शार्प टर्न होगा उतना छोटा रेडियस होगा, और छोटा रेडियस होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी। बस ये फिजिक्स की बातें थी, सिंपल सी प्लेन, मतलब आसान सी बातें थी, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं था। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेटिव फोर्सेस जी। अच्छा, इसमें पॉजिटिव जी किस तरह से होगा, नेगेटिव जी किस तरह से होगा, कौन सी एक्सेलरेशन में इंसान की फोर्स किस तरफ लग रही होगी, वो मैं पहले आपको एक दफ़ा व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आगे हम चूरी पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह बहुत आसानी हो जाएगी हमारे पास। अब इस फनी सी डायग्राम में कंसिडर कीजिएगा कि ये एक बस है और बस के अंदर ये एक मोटा सा बंदा है, ठीक है, और इस बंदे के अंदर मैंने ये ब्लड रिप्रेजेंट कर दिया है। वैसे तो ब्लड वेसल्स के अंदर ही होता है, बस मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिखाई है आपको। ठीक हो गई बात। ये बस अचानक इस तरफ कर गई एक्सेलरेट, ठीक है, बहुत स्पीड से ये इस तरफ को निकली बस। जब ये इस तरफ एक्सेलरेट करेगी तो बंदा पीछे को इस साइड पे गिर जाएगा। डेफिनेट सी बात है ना, जब आप बस में खड़े होते हैं और बस एक तरफ स्पीड लगाएगी तो बंदा पीछे को गिरता है। इसी तरह अगर जाते जाते बस अचानक ब्रेक लगा दे तो बंदा आगे को गिरता है। ठीक है, तो जब बस एक्सेलरेट करेगी इस साइड पे तो ये बंदा बेचारा इधर पीछे दीवार के साथ लग जाएगा। ठीक है, ये दीवार के साथ लग गया, बस अभी एक्सेलरेट करती जा रही है। बंदे के अंदर का जो खून है वो भी बॉडी में निस्बतन थोड़ा इस साइड पे आ जाएगा। समझ रहे हैं बात, क्योंकि जारी बात है बस उस तरफ को एक्सेलरेट करिए तो खून भी थोड़ा इस साइड पे आ जाएगा। ठीक हो गई बात, ये बात समझ गया मेरी। अच्छा, ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिएगा। देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट देखें कि ये मोटा सा बंदा जो है ये ज़मीन के ऊपर खड़ा हुआ है, ज़मीन की ग्रेविटी इस बंदे को अपनी तरफ पुल कर रही है, या हम कह सकते हैं कि ये बंदा ज़मीन के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, एक वेट है इस बंदे का, उस फोर्स को हम कहते हैं जी। ठीक है, और अगर बंदे के अंदर खून की बात की जाए तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी उस खून को भी अपनी तरफ खींच रही है, तो वो खून भी निस्बतन पाँव की साइड पर ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर बूढ़े लोग बहुत देर खड़े रहे या बहुत देर पाँव लटकाए रखे तो उनके पाँव में खून जमा होना शुरू होता है, जिसको वो कहते हैं जी पाँव सूज गए हैं, स्वेलिंग हो गई है। तो वो होता यही है कि ग्रेविटी की वजह से खून पाँव में ज़्यादा आ जाता है। यहाँ तो बात बड़ी ईजी थी, समझ में आ गई। ठीक है, अब इस बंदे को हम डालने लगे हैं जनाब रॉकेट में। ये देखो जनाब, ये बन गया एक रॉकेट हमारे पास। ठीक हो गई बात। अब इस रॉकेट ने एकदम एक्सेलरेट किया ऊपर वाली साइड पे। जब ये रॉकेट एक्सेलरेट करेगा ऊपर की तरफ तो बंदे की फोर्स कहाँ लगेगी? नीचे की तरफ। हम पहले बस के एग्जांपल में ये चीज पढ़ चुके हैं, जब बस इस तरफ जाती थी तो बंदा इस तरफ गिरता था। ठीक है, इसी तरह जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा तो बंदा फोर्स लगाएगा नीचे की साइड पे। तो अब नीचे की साइड पे फोर्स जी के बजाय हो सकता है 4G हो जाए, हो सकता है 10G हो जाए। नीचे की साइड पे फोर्स ज्यादा हो जाएगी। समझ आ रही है बात? और जो खून है बॉडी के अंदर वो भी मजीद पाँव की तरफ आएगा, वो भी मजीद पाँव में जमा होना शुरू हो जाएगा, लेग्स वाली साइड पे आएगा, बॉटम ऑफ द बॉडी में आएगा। ठीक है, क्योंकि रॉकेट ऊपर एक्सेलरेट करेगा, खून नीचे जमा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। इसकी जब ऊपर जाता है तो इसको हम, चूंकि जी बढ़ है तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक, ये जी फोर्स है, इसको आपने 4G इंटरनेट नहीं समझना। ठीक है जी। अब हम एक और बात करते हैं। मिसाल के तौर पे ये रॉकेट मोहतरम बहुत स्पीड के साथ नीचे को आना शुरू हो गए। ठीक है, कोई ऐसा मसला बन गया है कि ये रॉकेट मोहतरम बहुत स्पीड के साथ नीचे को आना शुरू हो गए हैं और बंदे के पाँव बंधे हुए हैं, तो ये बंदे को भी बड़ी स्पीड से नीचे को खींच रहे हैं। जब बंदे को नीचे को खींचेंगे तो बंदे का खून ऊपर वाली साइड पर जाना शुरू हो जाएगा और ये होगा जी खून सर में जमा होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? हम बंदे को नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, खून ऊपर की तरफ जमा होगा। इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि अब बंदे के ऊपर फोर्स क्या लग रही है, हो सकता है हम कहें कि -1G, तो इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। क्योंकि जब नीचे को फोर्स लग रही थी, नीचे को बढ़ रही थी, उसको हमने पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहा था। जब बंदा ऊपर को फोर्स लगा रहा है यानी रॉकेट नीचे को जा रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। दोबारा बता रहा हूं, पहले रॉकेट ऊपर को जा रहा था, बंदा मजीद फोर्स जमीन की तरफ लगा रहा था, इसको हमने कहा था पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब रॉकेट नीचे को आ रहा है तो बंदा बेचारा फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, इसको हम कहते हैं
नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट हो गया और आपको समझ आ गई कि खून किस साइड पे जमा होता है, तो आगे गाइटन में ये चीज मैं आपको गाइटन की वर्डिंग में दिखाता हूँ। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये देखिए गाइटन में लिखा हुआ है इफेक्ट ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें पहले वो पॉजिटिव एक्सेलरेटरी फोर्सेस को डिस्कस कर रहे हैं। वो जो मैंने कहा था ना रॉकेट अचानक ऊपर जाना शुरू हो जाता है, ये वो वाले एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो 5G के बराबर हो चुकी हुई है और खून जो है वो लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। वो पाँव और टांगों वाली साइड पे खून जमा होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे डिस्कस कर ली। अच्छा, फिर एक और बात देखें, हार्ट में जितना ब्लड जाता है हार्ट उतना ही पंप करता है ना, और उतना ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर वगैरह होता है। अगर खून सारा अचानक टांगों में जमा होना शुरू हो जाएगा तो हार्ट में तो खून थोड़ा जाएगा, तो हार्ट की परफॉर्मेंस अचानक या कार्डियक आउटपुट जो है वो अचानक बहुत थोड़ी हो जाएगी। तो ये उन्होंने एक ग्राफ से भी आपको शो किया हुआ है कि अगर हार्ट के अंदर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर पहले ये थे, जब अचानक ये जी स्टार्ट हुआ तो ये आप देख सकते हैं दोनों प्रेशर्स बहुत कम हो गए, क्योंकि खून तो सारा टांगों में रह गया, टांगों से ऊपर आ ही नहीं पा रहा, फोर्स इतनी ज़्यादा है। ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत बेहतर हो गया कार्डियक आउटपुट। ये जो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत बेहतर हुआ है ना, इसकी भी रीज़न उन्होंने बताई हुई है कि बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स की वजह से ये थोड़ी बहुत ही कार्डियक परफॉर्मेंस जो बेहतर हुई है, या वो कहते हैं जो सेकेंडरी रिकवरी हुई है, उसकी रीज़न आगे पास बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स था। ठीक हो गई बात। तो ये सिंपल चीज़ यहाँ पे डिस्कस की हुई थी। उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि जो बंदे की वर्टिब्रीज हैं वो भी टूट सकती हैं अगर आप अचानक बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन ऊपर की साइड पे कर रहे हैं, तो बंदे के ऊपर इतनी फोर्स लगेगी कि बेचारे की रीढ़ की हड्डी टूट सकती है यार, जिसको हम कहते हैं 20G फोर्स अगर लग जाए तो आपकी जो वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक तो हो गया पॉजिटिव जी। आगे आए थे नेगेटिव जी, जिसमें मैंने कहा था कि रॉकेट उल्टा हो गया, रॉकेट नीचे की तरफ स्पीड से आना शुरू हो गया, बंदे का खून सर में जमा होना शुरू हो गया। जब नीचे की तरफ आना शुरू हुआ है तो आप देखते हैं फोर्स जो है वो -4 या -5G लगना शुरू हो गई है। इसमें वो कह रहे हैं कि फौरी तौर पे तो कोई इतना असर नहीं नजर आ रहा होता, लेकिन इन द लॉन्ग रन बड़ा नुकसान हो रहा होता है। खून जो है वो दिमाग में मतलब जमा होना शुरू हो जाता है, और हेड की सरफेस पे कुछ स्मॉल ब्लड वेसल्स रप्चर भी हो सकती हैं ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से। अलबत्ता जो ब्लड वेसल्स क्रेनियम के अंदर होते हैं ना, उनके रप्चर होने के चांसेस कम होते हैं। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये आप समझिए क्रेनियम के अंदर का एक पार्ट है, ठीक है, और ये उसके अंदर एक ब्लड वेसल मौजूद है। अब फोर्सेस की वजह से इस ब्लड वेसल के अंदर ज़्यादा ब्लड आना शुरू हो गया और वो इस ब्लड वेसल को रप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम फोर्सेस की वजह से इस जगह पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी ज़्यादा भरना शुरू हो गया है। तो ब्लड वेसल के बाहर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर लगाएगा और ब्लड वेसल के अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर लगाएगा। तो ये दोनों प्रेशर्स एक तरह से कैंसिल हो रहे होंगे, ब्लड वेसल के रप्चर होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि सारी बात है इर्द गिर्द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो इस ये वजह है कि क्रेनियम के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर उनका रप्चर आमतौर पे कम होता है। अलबत्ता आइज़ की ऐसी कोई प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है, तो वो यही बता रहे हैं कि आइज़ में आमतौर पे उस जगह पे अगर ज़्यादा ब्लड चला जाए तो आइज़ टेम्परेरी ब्लाइंडेड हो जाती हैं, रेड आउट हो जाता है, बंदे को नज़र ही कुछ नहीं आता और इस तरह की सूरत हो जाती हैं। अच्छा, फिर हम ये जो सारी चीज़ें थी, नेगेटिव जी, पॉजिटिव जी, कभी खून टांगों में जमा हो गया था, कभी कोई मसला कभी कोई मसला, इसको हम हल किस तरह से करते हैं? हम कहते हैं कि यार खून ना टांगों में जमा हो जाता है, तो इसलिए एब्डोमिनल मसल्स को टाइटन कर लेते हैं, ठीक, और स्पेशल सूट्स ऐसे बनाते हैं, एंटी ग्रेविटी सूट्स बनाते हैं जो बंदे की टांगों की साइड पे टांगों को बड़ा टाइट करके रखते हैं, टांगों को बड़ा बांध के रखते हैं ताकि एक्स्ट्रा खून टांगों में आ ही ना सके। ठीक है, पेट वाली जगह को भी बांध के रखते हैं, और नीचे वाली साइड मतलब वो सूट जो होता है वो लोअर बॉडी में इतना टाइट होता है कि एक्स्ट्रा ब्लड लोअर बॉडी में जमा हो ही ना सके। ठीक है, तो इस तरह मुख्तलिफ तरीकों से हमने इन मसलों को हल किया। अच्छा, लेकिन मसले टोटली हल नहीं होते। वो यही बता रहे हैं कि अगर हम बंदे को बॉडी को बाहर से फोर्स वगैरह दे भी रहे हैं या इस तरह के ट्रीटमेंट्स हम कर रहे हैं, तो उसमें ये तो हो सकता है कि हम खून को उसकी जगह पर रख लें, लेकिन चूंकि बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स इस तरह के हैं, लंग्स के अंदर वैसी एयर होती है, तो होता है लंग्स बेचारे थोड़ी बहुत डिस्प्लेस हो जाएं, वो हार्ट की डिस्प्लेसमेंट कॉज कर दें। तो ये मुख्तलिफ किस्म के इशूज जो है वो आपको बता रहे हैं कि आ सकते हैं। इसलिए किसी भी किस्म के सूट्स के बावजूद भी 10G से ज़्यादा ग्रेविटी, 10G से ज़्यादा फोर्स हमारे लिए फिर भी नुकसान रिस्की है, क्योंकि यार चलो ठीक है आप बाहर से फोर्स तो लगा लोगे, लेकिन और कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं बंदे के अंदर, वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। ठीक हो गई बात। तो ये उन्होंने जनरल आपको बता दिया नेगेटिव जी और पॉजिटिव जी का क्या फर्क पड़ता है और उसका हल। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है इफेक्ट्स ऑफ लीनियर एक्सेलरेटरी फोर्सेस ऑन द बॉडी। ठीक, एक्सेलरेटरी फोर्सेस इन स्पेस ट्रेवल। जिस तरह पहले समझाने के लिए मैंने रॉकेट वगैरह की एग्जांपल यूज की थी, उसी से सिमिलर टॉपिक है। यहाँ पे वो स्पेस क्राफ्ट का जिक्र कर रहे हैं।
पहली बात तो ये, जब स्पेस क्राफ्ट एक्सेलरेट करता है ना, जमीन से ऊपर को जाता है, तो वो 3 स्टेजेस में बूस्ट करता है या 3 स्टेजेस में एक्सेलरेट करता है। पहले एकदम एक्सेलरेशन होती है, उसके बाद एक्सेलरेशन रुक जाती है, यानी स्पीड उतनी रहती है लेकिन बूस्ट थोड़ी कम हो जाती है, फिर दोबारा बूस्ट होता है और फिर दोबारा। तो वो अगर आपको ग्राफ दिखाए तो ये आप देख सकते हैं, एक्सेलरेशन एकदम इंक्रीज करती है, फिर एक्सेलरेशन खत्म हो जाती है, वो अपनी स्पीड मेंटेन करता है, फिर एक दोबारा एक्सेलरेशन होती है, यानी स्पीड मजीद बढ़ाई जाती है और फिर स्पीड मेंटेन करता है, फिर दोबारा। तो ये 3 स्टेज में आप देख सकते हैं बार बार वो एक्सेलरेट कर रहा है। इनमें एक एक्सेलरेशन जो है ना, ये भी इंसान बेचारा बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो बता रहे हैं कि एक जो बूस्टर है उसकी एक्सेलरेशन 9G तक के बराबर होती है। तो अब हम क्या करें, इस तरह तो सारा खून एस्ट्रोनॉट के पाँव में जमा हो जाएगा। हम क्या करें, हम ना रिक्लाइनिंग चेयर्स बनाते हैं। एक बड़ा मज़ेदार किस्म का हल है, वो मैं आपको यही बोर्ड के ऊपर दिखाता हूँ। अगर ये एस्ट्रोनॉट बेचारे खड़े हुए और स्पेस क्राफ्ट ऊपर को एक्सेलरेट कर गया 9G की फोर्स के साथ, सारा खून टांगों में जमा हो जाएगा, पाँव में जमा हो जाएगा, एस्ट्रोनॉट बेचारा क्या करेगा। इसलिए हम ना उनके लिए रिक्लाइनिंग चेयर बनाते हैं। वो मज़े से, जो एस्ट्रोनॉट मोहतरम है ना, वो यूं लेट जाता है, ठीक है। जब वो लेट जाता है तो क्या होगा, बढ़िया खून थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जमा हो जाएगा, थोड़ा कमर वाली साइड पे जमा हो जाएगा, लेकिन इतना कोई इशू तो नहीं आएगा ना। तो हम रिक्लाइनिंग चेयर बना के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि स्पेस क्राफ्ट जब एक्सेलरेट करता है तो क्या होता है। इसी तरह वो बता रहे हैं कि ये मिसाल के तौर पर अर्थ है और ये उसके इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर है। अब जब रॉकेट वापस आ रहा है, एटमॉस्फेयर में एंटर हो गया, रॉकेट की स्पीड कोई कम होती है भला, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। वो कहते हैं अगर हम स्पीड ऑफ साउंड के इक्वल स्पीड को कहें ना, मैच 1, ये मैच 1 क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। तो जब रॉकेट एंटर होता है समझो उसकी मैच 100 होती है, यानी स्पीड ऑफ साउंड से 100 टाइम स्पीड होती है। तो इतने तेज रॉकेट को रोकने में बड़ा टाइम लगता है, बड़ा हम स्लोली रोकते हैं ताकि जो अंदर हमारे बेचारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उनका कोई हशर मशर नशर ना हो जाए। तो इसको रोकने में वो कह रहे हैं अगर तो मैच 1 की स्पीड से आ रहा हो तो तकरीबन 0.1 माइल इतने डिस्टेंस पे उसको रोकना चाहिए, ठीक है। फौरन नहीं रोक देना चाहिए, इतने डिस्टेंस पे रोकना चाहिए तो बंदा बर्दाश्त कर पाएगा। अगर मैच 100 की स्पीड से आ रहा हो, जिस स्पीड से रॉकेट आता है, तो हम तकरीबन 10,000 माइल्स इतने डिस्टेंस में जाके आराम से रोकते हैं। क्योंकि अगर एकदम रोक दिया तो अंदर बेचारे एस्ट्रोनॉट्स का तो सारा खून सर में जमा हो जाएगा या कोई और मसाइल पेश आ जाएंगे। तो ये वाला उन्होंने स्पेस क्राफ्ट की एग्जांपल यूज की है। इसी तरह आगे एग्जांपल ही डिस्कस कर रहे हैं। आगे एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं वो पैराशूट जंप्स की। इसमें बड़ा मजेदार काम होता है। पहले आपने देखना है किस तरह वेलोसिटी इंक्रीज करती है, वेलोसिटी डिक्रीज करती है, टर्मिनल वेलोसिटी आती है, पैराशूट खोलने से क्या होता है। बस यही बातें उन्होंने बच्चों वाले यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। यार इसमें कोई ऐसा मुझे तो समझ नहीं क्या उन्होंने बताया था। बहरहाल जो कहानी उन्होंने बताई है वो कहानी मैं भी बता देता हूँ। तो ये मोहतरम ने हेलीकॉप्टर से छलांग लगा दी है। शुरू में तो इनकी स्पीड 0 थी, लेकिन फिर ग्रेविटी की वजह से जाहिर बात है इनकी स्पीड बढ़ती गई और 12 सेकंड बाद इनकी स्पीड 119 माइल्स पर आर हो गई। अब स्पीड मजीद बढ़ना बंद हो गई। उसकी वजह आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एयर रेजिस्टेंस की इक्वल रहती है, इसलिए ये इसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब बंदा टर्मिनल वेलोसिटी से गिर रहा है, गिरते गिरते अचानक मोहतरम ने पैराशूट खोल लिया। लो जी, पैराशूट खोल लिया, एक अचानक स्पीड कम होगी, डिसेलरेशन होगी यहाँ पे, और इसकी स्पीड जो है वो तकरीबन 9 टाइम्स कम हो जाती है, 1/9 हो जाती है, ठीक है। और वो ये भी बता रहे हैं कि ये जब ज़मीन पे गिरता है ना, यानी ज़मीन को टच होता है, तो पैराशूट की वजह से कोई 81 टाइम्स आहिस्ता टच होता है। यानी अगर पैराशूट ना होता ना तो 81 टाइम्स ज़ोर से गिरता, फौत ही हो जाता। यानी कि समझ के बात को आप। उसके अलावा बस एक बेसिक सी बात उन्होंने ये भी बताई हुई है कि हमें तो लगता है ना जब आंखों से देखते हैं कि पैराशूट से बंदा आता है तो बड़े आराम से आता है। वो कह रहे हैं ऐसी भी बात नहीं है, फिर भी जब वो ज़मीन पर लगता है तो एक अच्छी खासी फोर्स से लगता है। एक आम आदमी 6 फुट की दीवार से अगर छलांग लगाए ना तो जिस फोर्स से वो लगेगा, पैराशूट इस फोर्स से नीचे लगता है। तो इसलिए बंदे की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो जब आए तो वो टांगों को अपनी बेंड कर ले। अगर तो जिस तरह हमें लगता है कि बड़े आराम से आ रहा है, उसकी भी सेंसेस धोखा खा गई और उसको लगा मैं आराम से ज़मीन पर लगूंगा, तो हड्डियाँ तोड़वा बैठेगा भाई। ये मैं नहीं कह रहा, ये गैटन कह रही है कि अगर उसने अपनी टांगें स्ट्रेट रखी और लेग्स एक्सटेंडेड रखी और तसल्ली से आता रहा तो वो अपनी पेल्विस और वर्टिब्रीज और लेग्स वैग्स का हड्डियाँ तोड़वा बैठेगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो बड़ी आसान सी बात थी, इसमें कोई सा डिफिकल्ट नहीं था। फिर इसी तरह आगे जिक्र करते हैं आर्टिफिशियल क्लाइमेट इन द सील्ड स्पेसक्राफ्ट का। इसमें वो ये बता रहे हैं कि सारी बातें जब सील्ड स्पेसक्राफ्ट होगा तो उसके अंदर हमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन कम ना हो जाए, बंदा वैसे ही मर जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि बंदे को सफोकेशन की वजह से मौत आ जाए। तो करते हम पहले क्या किया करते थे कि हम प्योर ऑक्सीजन यूज़ किया करते थे। उसका नुकसान ये था कि एक तो
कंबस्शन बहुत आसानी से हो जाती थी। कोई हल्की सी चिंगारी भी होती थी तो चूंकि ऑक्सीजन कंबस्शन को सपोर्ट करती है तो बड़ा धमाका हो सकता था। दूसरा ये कि लंग्स के अंदर प्योर ऑक्सीजन की वजह से एटेलेक्टेसिस हो जाता है, इश्यू हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अब हम क्या करते हैं, वही जो नॉर्मल एयर में होता है 4 टाइम्स नाइट्रोजन होती है और फिर ऑक्सीजन होती है, हम यही कॉम्बिनेशन बना के यूज़ करते हैं। तो ये अब बेहतर हाल है, ये बेहतर रहता है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर वो ये कह रहे हैं जो स्पेस ट्रेवल्स महीनों तक लास्ट करते हैं, तो हम इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन तो नहीं ले सकते ना कि महीनों तक ऑक्सीजन ख़त्म ही ना हो। तो फिर हम कोई ना कोई रिसाइकलिंग करते हैं, कोई फिजिकल प्रोसेस या कोई नेचुरल प्रोसेस करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने ढेर सारा एलजे साथ ले गए, स्पेसक्राफ्ट में डाल दिया। एलजे जिस तरह प्लांट ज़मीन पे होते हैं तो स्पेसक्राफ्ट में एलजे ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता रहता है और बंदों को उससे आसानी हो जाती है। इसी तरह से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी हम यूज़ कर सकते हैं, उस यानी वाटर से भी O2 आता जाए तो ये भी इंसान के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो ये उन्होंने बताया स्पेसक्राफ्ट में क्या यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है वेटलेसनेस इन। जो सैटेलाइट्स या जो स्पेसक्राफ्ट अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहे होते हैं उनके अंदर इंसान को वेटलेसनेस फील होती है। इस सिचुएशन को हम माइक्रो ग्रेविटी का नाम भी देते हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने उसकी फिजिक्स समझाई हुई है कि वो क्यों इस तरह वेटलेसनेस फील होती है। वो आपको नहीं भी समझती, गोली मारो यार, हम फिजिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं। फिर आता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द वेटलेसनेस। अब ये जो वेटलेसनेस हो जाती है इससे बॉडी में चेंजेस क्या आती हैं, तो सिग्निफिकेंट चेंजेस तो नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बड़ी चेंजेस तो नहीं है कि बंदा मार जाएगा या फेंट हो जाएगा। लेकिन बहरहाल चेंजेस क्या होती है, तो ये 3 चीज़ें देखिएगा। एक तो होती है मोशन सिकनेस। शुरू में तो हम सोचते ना कितना मज़ा आता होगा ना, जहाँ मर्जी घूमो, लेकिन मोशन सिकनेस हो जाती है कि बंदा चल नहीं पा रहा या कुछ कर नहीं पा रहा, तो एक मोशन सिकनेस होती है। दूसरा ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लूइड्स विद इन द बॉडी, अपनी मर्जी से हो रहा है। अब आपने पानी पिया, वो पेट में जाने के बजाय घूम ही जा रहा है तो मसला बन जाएगा ना। और इसी तरह से डिमिनिश फिजिकल एक्टिविटी के इंसान फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, जिस तरह मोशन सिकनेस था, तो फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से आपके मसल्स वगैरह भी रिलैक्स हो जाएंगे, मसल्स की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ये सारे इश्यूज भी आना शुरू हो जाएंगे। 50% ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स के अंदर पहले 2-5 दिन तो यही मोशन सिकनेस ही होती रहती है। ठीक है। और उसके अलावा क्या चेंजेस, देखो बात असल में ये है, मसल्स बहुत काम कर कोई नहीं रहे। कभी वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला काम या हार्ट बीट अचानक तेज हो रही है, वो काम उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही हमें, ज़्यादा आरबीसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो यही होता है कि डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम होना शुरू हो जाता है अगर ज़्यादा टाइम के लिए रहे। डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल मैस होना शुरू होता है, यानी हीमोग्लोबिन भी कम हो जाती है, मसल स्ट्रेंथ भी कम होना शुरू हो जाती है, और इसी तरह से मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट कम होना शुरू हो जाती है। बोन्स के अंदर से कैल्शियम और फॉस्फेट वगैरह कम होना शुरू होता है। ये सारा कुछ तब होता है जब बंदा भागता फिरता चलता रहे, एक्सरसाइज करता रहे। ठीक, कोई इंसान अगर बेड रिडन में भी रहे ना कि कई दिन बेड पे ही लेटा रहे, उसके अंदर भी ये सारा कुछ आना शुरू हो जाएगा। तो ये वाले प्रॉब्लम्स वेटलेसनेस के भी होते हैं, ये वाले प्रॉब्लम्स एस्ट्रोनॉट्स को भी फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अच्छा, उसके अलावा ना फिर वो एक और बात आपको बता रहे हैं कि हमने इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन की हैं कि ख़ास तौर पे एस्ट्रोनॉट से हम एक्सरसाइज करवाते हैं स्पेसक्राफ्ट में, मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको एक्सरसाइज करवाते हैं कि यार इस तरह से करो, इस तरह से करो, फलाना चीज़ पकड़ो, फलाना मसल यूज़ करो, उनको एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि ये वाले प्रॉब्लम्स उनके अंदर मिनिमाइज किए जा सके। आएंगे तो सही लेकिन कम किए जा सकें। ठीक है। इन प्रॉब्लम्स की वजह से कई दफ़ा जब बंदा ज़मीन पे वापस आता है ना, उसको चला भी नहीं जा रहा होता, कई बार तो फेंट ही हो जाते हैं। जिस तरह अगर आपने उसको एक्सपीरियंस किया हो, जब काफ़ी देर स्विमिंग करते हैं ना, तो स्विमिंग के काफ़ी देर बाद जब इंसान वापस ज़मीन पे आता है तो चूंकि पानी के अंदर वेट बहुत कम फील होता है पानी के अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से, जब काफ़ी देर स्विमिंग के बाद बंदा ज़मीन पे आता है ना, एक भारी भारी फील होता है अपना आप, तो वो चलने में थोड़ी सी मुश्किल सी आ रही होती है। तो ये जो बिल्कुल ही वेटलेसनेस के बाद आती है ना एस्ट्रोनॉट, तो वो जो ज़मीन पे आते हैं तो उनको चला ही नहीं जा रहा होता, उनके अंदर ये इस तरह के इश्यूज बहुत ज़्यादा आ चुके होते हैं। आगे चैप्टर एंड हो रहा है जनाब, कार्डियोवैस्कुलर मसल एंड बोन डीकंडीशनिंग। जो बातें पहले एक ही लाइन में बता दी हैं वो बातें हम एक ही पैराग्राफ में बता रहे हैं। कार्डियोवैस्कुलर डीकंडीशनिंग, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और बेरोसेप्टर रिफ्लेक्स सिस्टम कम हो जाएगा, और यही बात पहले भी पढ़ चुके हैं हम। इसी तरह से बोन्स के अंदर मिनरल्स वगैरह कम हो जाएंगे, बोन्स की डीकंडीशनिंग हो जाएगी, मसल्स की डीकंडीशनिंग हो जाएगी। यार सर हम पढ़ तो चुके हैं, बिला वजह दोबारा बता रहे हैं। अच्छा खैर, एक और बात भी देखिएगा, करते असल में क्या है, एस्ट्रोनॉट्स के लिए खास तौर पे ग्रेविटी वाले ऑपरेटर्स लगाए जाते हैं, यानी उनको बताया जाता है कि फलानी उस कुर्सी पे बैठ जाओ, और फिर वो कुर्सी इस तरह से घूमती है कि आर्टिफिशियली ग्रेविटी क्रिएट की जाती है कि यार उसके मसल, उसकी हड्डियां थोड़ी बहुत ग्रेविटी की आदी हो जाएं, इंसान को ग्रेविटी फेस करनी पड़े। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि की जाती हैं ख़ास तौर पे ताकि उसको उनकी बोन्स वगैरह को, उन चीज़ों को बेहतर रखा जा सके। फिर भी बहरहाल जब इंसान वापस ज़मीन पे आता है तो मुश्किलात का सामना तो बहरहाल करना ही पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।